तो देखो आओ, थर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि तीसरा टाइप का जो हम लोग का सेल है उसको हम लोग बोलते हैं कि मेटल आयन अमलगम हाफ सेल। थर्ड है मेटल मेटल आयन मेटल आयंस अमलगम हाफ सेल। ठीक है, इसके बारे में अपने को पढ़नी है। तो सबसे पहले तो आता है कि भाई ये अमलगम क्या होता है, तो अमलगम के बारे में लिख लो। अमलगम तो ये होता है एलॉय। एलॉय किसका? तो मेटल विथ मर्क्यूरी का। एलॉय ऑफ मेटल विथ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी और मेटल का ये एलॉय है अमलगम। अब हम बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल इन अमलगम, लिख देते हैं यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल इन अमलगम अमलगम इन मास ऑफ मेटल पर यूनिट केजी या पर यूनिट एचजी लिख देना पहले। पर यूनिट एचजी जो होता है, ठीक है, इस तरीके से इसका कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना है तो हम बोलेंगे कि मान लो दिया हुआ है कि 5 लिखा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे इसका मतलब कि 5 ग्राम मेटल है इन कितना, तो हम बोलेंगे पर केजी, मतलब 1000 ग्राम एचजी में। तो इस तरीके से इसके कॉन्सेंट्रेशन को बताया जाता है। खैर, हम बोलेंगे अब क्या करते हैं उसके बाद, तो हम बोलते हैं प्लेटिनम वायर को इसमें डिप कर देते हैं। प्लेटिनम वायर इज डिप्ड इन अमलगम। बस हो गया, बन गया सेल। ठीक है, जिसमें कि कैथोड के तरीके से कैसे कौन होगा, कैथोड, THOD, कैथोड जो है वो क्या करेगा, तो हम बोलेंगे Mn ऐसे लिख देना। मेटल है, मान लो मेटल के पर N चार्ज है एक्वस फॉर्म में, क्या करेगा, N इलेक्ट्रॉन लेके बन जाएगा वो क्या, मेटल बन जाएगा, सॉलिड। कैथोड पे ये होगी, एनोड की कहानी अलग होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन सेल, इसी के अंदर है ये पार्ट, कॉन्सेंट्रेशन सेल। लिख पा रहे हो मितांशु सब? मितांशु? हाँ सर, लिख पा रहा हूँ। ओके, हम बोलेंगे इन दिस टाइप ऑफ सेल, इन दिस टाइप ऑफ सेल, इस टाइप के जो सेल होते हैं उसमें क्या होता है, तो बोलेंगे सर आप करंट। ब्लैक स्क्रीन नहीं लाई? अरे उसमें पता नहीं, मतलब आज लिखता हूँ कल को गायब हो जाता है वो पेज, तो उसका ना ट्रेस ही नहीं कर पाता हूं मैं। चल यही कर ले आज। द करंट फ्लोज और द EMF is generated due to concentration difference, at the two electrodes। मतलब क्या हो गया इसमें, हम बोलेंगे आयंस आर सेम। यहाँ पे आयंस क्या होता है, सेम होता है, बट कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट रहेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए एक ये है, ठीक है, ऐसे बना देता हूँ, और एक ये है ऐसे। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, एक का नाम है मान लो A, एक का नाम है B। तो बोलेंगे दोनों का जो आयन रहेगा वो तो सेम है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अलग है। अब कॉन्सेंट्रेशन अलग होने की वजह से क्या हो जाएगा कि दोनों के बीच में एक पोटेंशियल सेटअप हो जाएगी, वहां से करंट वगैरह फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि मान लीजिए हमारे पास कॉपर आयन, तो हम बोलेंगे Cu2++ 2 इलेक्ट्रॉन अपने को क्या दे देगा, कॉपर। दोनों में यही काम हो रहा होगा, यहाँ पे भी इस इलेक्ट्रोड के साथ भी यही काम, इसके साथ भी यही काम, लेकिन दोनों का चूंकि कॉन्सेंट्रेशन अलग है, तो रेट ऑफ आयनाइजेशन है ना वो अलग अलग होगा। अब रेट अलग अलग होगा तो भाई एक में ज्यादा आयन्स होंगे, एक जगह पे कम होगा, जहां पे ज्यादा होगा उधर से क्या होगा, कम आयन की तरफ मूव करने लगेगा, मतलब पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा। खैर, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने बोला कि प्लैटिनम लेंगे, साथ में हाइड्रोजन लेंगे, और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पे हमने ले लिया H+,
फिर है H प्लस, यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन 2m, यहाँ पे H प्लस का क्या था 1m, ठीक है 1m कॉन्सेंट्रेशन पे है, और यहाँ पे साथ में क्या दे देगा H2 गैसियस फॉर्म में, मान लो वो 2 atm प्रेशर पे आ गया, यहाँ पे क्या था तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1 atm पे था। देख रहे हो चीजें तो सेम है लेकिन प्रेशर और ये सब कहानी अलग अलग है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। चलो ठीक है लिख लिया, आप तो आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया हुआ है, बोलता है कि हमारे पास मान लीजिए है दिया हुआ कि इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल, इसमें क्या दिया हुआ है तो जब बोलता है कि हमारे पास एक एनोड है, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो हम बोलेंगे अगर हमने कॉपर लिया होता तो यहाँ पे हमको मिल गया होता Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर मैंने कैथोड पे देखा होता तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा, तो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमने को क्या दे रहा होगा, Cu सॉलिड दे रहा होगा। दोनों को अगर आप ऐड कर दो, ध्यान रखिएगा दोनों में आपने बोला था कि आयन सेम रहेगा, इसीलिए हमने दोनों ऐसे रिएक्शन लिखे हैं। अगर आप दोनों तरफ ऐड करो तो आपको दिखाई देगा Cu प्लस Cu2 प्लस गिव्स Cu2 प्लस प्लस Cu, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सब चीज कट जाएगा, भाई कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, तो कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है तो नहीं कटेगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है तो क्या होता है, कट जाता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे Q कितना आएगा, तो आप बोलोगे अच्छा इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मान लो पहले वाले का C1 है, इसका C2 है, तो आप बोलोगे कि कितना हो जाएगा C2 अपॉन C1, भाई कॉन्सेंट्रेशन की ही तो बात होती है ऊपर में। तो हम बोलेंगे Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है C2, इसका कितना है इधर वाले का, तो हम बोलेंगे C1, तो Q आपको मिल चुका है। अच्छा Q मिल चुका है, N भी आपको पता है, N कितना है 2, Q पता है, N पता है, तो क्या आप E नॉट ऑफ सेल निकाल सकते हो, E नॉट ऑफ सेल पहले निकाल लीजिए, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। और कैथोड और एनोड पे दोनों जगह पे जो जो अगर सब कुछ सेम रहे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेम, प्रेशर सेम, सब कुछ सेम रहे, तो क्या रहेगा, ये तो जीरो हो जाएगा भाई, क्योंकि फर्क तो वहीं पे है, आयन का तो फर्क ही नहीं था। तो हम बोलेंगे ई नॉट ऑफ सेल अपने को कितना मिल गया, जीरो। अब आप फाइनल वैल्यू निकाल सकते हो कि ई का, ई ऑफ सेल कितना होगा। चलिए ई ऑफ सेल निकालते हैं। ई ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है सर ई नॉट ऑफ, नेगेटिव में आएगी, आएगा तो आएगा, देखेंगे यहाँ पे कितना आएगा, माइनस माइनस 0.0591, सही है ना डेटा, डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे लिखते हो लॉग C2 अपॉन C, सही है। अब आप क्या बोलोगे कि भाई ये कितना आ रहा है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, ये नेगेटिव को हटाने के लिए C1 ऊपर लिख देना, या क्या क्या फर्क पड़ता, ठीक है जैसे मैंने वैसे लिखिए, वो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो तो आप कर लोगे, लॉग C2 अपॉन C1, ठीक है ये कहानी है। अच्छा याद कीजिए, किसको C1 तुमने बोला था, ये वाला C2 बोला था ना, C2 ऊपर में है। अच्छा अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ, सर रिएक्टर C1 बोला था, प्रोडक्ट वाले साइड को C2 देखते मतलब ये C2 कहाँ से वो देखते हैं, अगर एनोड पे क्या हो रहा है देखो, तो एनोड पे जो आपने C2 लिया है वो C2 यहाँ पे है ना, मतलब ये अपना है कौन सा, एनोड वाला, C2 कौन सा है, एनोड वाला, और C1 कौन सा है, तो हम बोलेंगे कैथोड वाला, बराबर है। अपना मैं उसको C2 C1 से बचा के ना ये लिखना चाहता हूँ कि कैथोड एनोड, तो हम बोलेंगे अच्छा माइनस को भी हटा दूं तो ऊपर लिख दूं, माइनस बार बार याद नहीं रहेगा, तो हम C1 अपॉन C2 लिख देते। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 0.0591 अपॉन 2 लॉग किसका कॉन्सेंट्रेशन, C1 मतलब कैथोड, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, एनोड, एनोड। ठीक है। तो ये याद रखना आसान रहेगा, बजाय इस बात के कि C1 और C2 याद रखें, हमको पता ही नहीं चलेगा C1 C2 कौन सा। चलो अगर यहां तक लिख लिया तो एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा और फिर अगले सेल पे आ जाएंगे। इसी का एक पार्ट है कॉन्सेंट्रेशन, अभी तो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल देखा, अब हम इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोड में भी तो चेंज हो सकता है, उसका एक का कॉन्सेंट्रेशन हाई एक का अलग, बस ये पढ़ने के बाद सारे सेल खत्म हो जाएंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई इस पे एक सवाल करना चाहते हैं, सवाल लिखिए। सवाल है कि द ईएमएफ ऑफ द सेल, द ईएमएफ ऑफ द सेल, कौन सा सेल है, तो बोलता है कि Zn/ZnSO4, जिसमें कि इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.2, और यहां पे है ZnSO4
स्लैश Zn इज 0.0088 माइनस साइन के साथ है, इज माइनस 0.0088 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्या, तो बोलता है किसका वैल्यू कॉन्स्टेंट करोगे। मान लो ये C1 था, ये C2 आपको नहीं पता, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C। बता सकते हो, सेम फॉर्मूला यूज करना है। इलेक्ट्रोलाइट, हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो आपको समझ में आ गया होगा कि E ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है E0 तो 0 है तो हम बोलेंगे माइनस, फॉर्मूला क्या था 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ हम लिखते हैं लॉग। कैथोड कौन सा है, कैथोड बता दो। इधर तो एनोड होता है, इधर कैथोड, कैथोड ऊपर में लिखते हैं, बराबर है ना। तो हमको बोलेंगे C2 बाई C1 कितना है 0.2। कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस माइनस नहीं रहेगा तब। ई ऑफ से, हाँ सब कुछ तो दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दो। अच्छा बोलोगे सर 25 डिग्री का क्या यूज है। याद करना बेटा, ये जो वैल्यू होती है ये 25 डिग्री पे ही कैलकुलेट किया हुआ है, कोई और पे नहीं है ये। याद आ रहा है कुछ, रियल फॉर्मूला तो कुछ और था। रियल फॉर्मूला तो कुछ और था, वो बड़ा वाला फॉर्मूला अपन यूज नहीं करते। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, जल्दी से सॉल्व करो। C1 बाई C2 चाहिए था ना वहां पर। C1 बाई C2 क्यों बेटा, कैथोड कौन सा है बता। सर अगर हमने वो नेगेटिव लिया, पॉजिटिव लिया है ना। हाँ पॉजिटिव लिया ना, तो पॉजिटिव में मैंने यहाँ पे लिया था, देख फॉर्मूला क्या था, ये ऊपर में कैथोड नीचे ये एनोड। अगर पॉजिटिव लिया तो हमने यहाँ पे भी माइनस हटा के पॉजिटिव ले लिया, तो ऊपर क्या लिखते हैं कैथोड। कैथोड मतलब कौन सा, ये वाला पार्ट, सेकेंड वाला, ये C2, सही है। हाँ तो हाँ जी, वैल्यूज वगैरह सब कुछ फटाफट पुट करो, सब कुछ तो पता ही था आपको। सेल की वैल्यू भी दी हुई थी ना, 0 पॉइंट कितना है माइनस 0.0088 इंटू 2 कर देना, यहाँ पे ये आ गया 0.0591, और यहाँ पे है लॉग C2 अपॉन 0. ठीक है, यहाँ से अगर एंटी लॉग वगैरह लिया जाए तो नहीं मिल जाएगा, अदरवाइज यहीं पे छोड़। लॉग 0.2 है, इसको मैं लॉग इतना लिख सकता हूँ, डिवीजन में रहा तो लॉग -10 लिख सकते हैं, प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर था तो। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देना। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू लॉग 0.2 इज इक्वल टू, एक मिनट, ये लॉग C2 आपको मिल जाएगा यहाँ से बाकी चीजें करने पे। ठीक है, डेसिमल हट गया, लॉग 2 की वैल्यू कल ही बताया था, सब वैल्यू पुट करना मिल जाएगा। सर 0.3, हाँ 0.3, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.7, 0.7 माइनस में है तो क्या हो जाएगा उधर जाके प्लस में, तो हम बोलेंगे 0.7 माइनस ये समथिंग जो भी है यहाँ पे। ठीक है, ये भी जो भी मिलेगा वो मिलेगा लॉग C2, बाकी आप एंटी लॉग ले लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 मान के चलता हूँ, इसे इसकी वैल्यू लिख दूं, कितना आएगा। C2 की वैल्यू आएगी 0.10006, 2 ही बार 0 है, 3 नहीं। अब अपन बात कर रहे हैं सेकेंड टाइप का जो कॉन्सेंट्रेशन सेल है, उसमें है कि इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। देखते हैं क्या होता है, तो बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोड। इस बार क्या है, लास्ट टाइम था कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पे क्या है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोड्स में कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा रहेगा, बोलेंगे मतलब यहाँ पे जो सेल है वो कैसा दिया रहेगा कि प्लैटिनम H2 गैस है, ये देगा अपने को H प्लस आयन, और इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो दिया हुआ है C1 और M स्लैश, यहाँ पे है H प्लस, दिस इज C2M, यहाँ पे है H2, और यहाँ पे भी रॉड क्या ले लिया गया है, प्लैटिनम। ठीक है, यहाँ पे क्या चक्कर होगा, तो हम बोलेंगे एनोड पे क्या हो रहा होगा, तो हाइड्रोजन गैस से टूट के, एनोड लिख देते हैं, क्या हो रहा होगा, तो H प्लस, ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा यहाँ पे। अगेन अगर बात करें कि 2H प्लस कैथोड पे, तो कैथोड पे हो रहा होगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे अगर नेट सेल रिएक्शन दिखा जाए तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ध्यान रखिएगा दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, मान लीजिए इसका C1 है और इसका क्या है C2 है, लेकिन लास्ट टाइम हमने इसको C2 बोला था ना, याद है, तो C2 ही बोल देते हैं इसको फिर से, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम C1। चलो ठीक है भाई,
तो हम बोलेंगे कि नेट सेल रिएक्शन जो आएगा वो आएगा H2 प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस गिव्स, इसका है C1, और यहाँ पे आ जाएगा 2H प्लस जो कि है C2 प्लस हाइड्रोजन। C1 एंड C2 आपको पता है, तो हम क्या बोलेंगे कि Q कितना आएगा, तो Q आ जाएगा बेटा यहाँ पे कि C1 का स्क्वायर, Q स्क्वायर, क्योंकि कोई इसका स्टोइचियोमेट्री इतना था। और ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हम छोड़ नहीं देंगे, 1 नहीं लेंगे, उसका प्रेशर लेंगे। तो प्रेशर कौन सा आ जाएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, C2 ऊपर लिखना चाहिए था, सॉरी, C2 का स्क्वायर, और इसका प्रेशर को क्या बोल दूं मैं, पहला वाला 2 बोला हूँ तो इसका प्रेशर को भी P2 बोल देता हूँ, ठीक है, और इसको क्या बोल देंगे P1। तो क्या आ जाएगा बेटा वहां पे, यहाँ पे आ जाएगा, इसको क्या बोल रहे हो आप, इसको आप बोल रहे हो P1। हाइड्रोजन का प्रेशर। हाँ, और यहाँ पे ध्यान देना, ये सब बड़ा काम यहीं पे गलती हो जाती है, इसको P2 बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ गया P2 और यहाँ पे आ गया C1 का, यहाँ पे C1 का स्क्वायर इंटू P। हाँ जी। तो अब आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है, ध्यान कहीं पे लिख दूं, इसका कॉन्सेंट्रेशन किसका, प्रेशर किसका, हम बोलेंगे C2 मतलब कौन, एनोड, मतलब 2 वाला जो सीरीज है वो एनोड का है, तो हम बोलेंगे कि एनोड, ठीक है, और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन ऑफ एनोड्स, हाइड्रोजन ऑन एनोड या जो भी लिखना है, डिवाइडेड बाई, नहीं ऊपर में देखो 1 है तो ये कैथोड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैथोड, हाँ, और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, क्या लिखूं, प्रेशर, छोड़ो, हाइड्रोजन ऑफ किसका, एनोड का। समझ जाओगे ना, ये हिंट के लिए है कि आपको ऐसे याद रह जाता है ज्यादा। हाँ सर, रह जाता है। ओके, तो ई ऑफ सेल क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ई ऑफ सेल इज इक्वल टू हो जाएगा वही 0.0591। ई नॉट क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ई नॉट तो फिर से 0 ही आने वाला है, क्योंकि वहां पे ये नहीं है, मतलब अलग अलग आयंस नहीं है। यहाँ पे आ गया C2 का स्क्वायर इंटू P1 अपॉन C1 का स्क्वायर इंटू P2। बाकी कहानी मैंने यहाँ पे समझा ही दिया है। अगर आप ये माइनस को पसंद नहीं करते हो तो आप भले ये काम कर सकते हो कि इसको उल्टा लिख सकते हो। ध्यान रखिएगा कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर खाली उल्टा उल्टा चलता है, ठीक है। सो C1 ऊपर में आपने क्या लिखा है, C1 क्या है, C1 है कैथोड, वही पुराना वाला रूल, ऊपर हमेशा क्या लिखना है कॉन्सेंट्रेशन हाँ में, सर, कैथोड वाला बात, और ये उल्टा चलेगा। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला हमको समझ में आया। अच्छा, इसी में मान लो कोई दे दे कि भाई प्रेशर अगर क्या हो जाए, इफ कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, इफ C1 इज इक्वल टू C2, तो फॉर्मूला में बदलाव होके क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएंगे फिर, तो P2 बाई P1 आ जाएगा 0.0591, हाँ, लॉग P2 अपॉन P1 बोल सकते हैं। अच्छा, यहीं पे अगर ये बात आ जाए कि इफ सेल इज स्पॉन्टेनियस, अगर ये इसको स्पॉन्टेनियस होना है तो ई ऑफ सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब बेटा ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब दिस पार्ट इज ग्रेटर देन 0, मतलब लॉग P2 अपॉन P1 शुड ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये कब 0 से बड़ा आएगा, जब क्या होगा, जब ये वैल्यू हम बोलेंगे P2 इज ग्रेटर देन P1। और P2 क्या, एक बार फिर से बता दो तो, प्रेशर किसका, P2 प्रेशर ऑफ एनोड, प्रेशर एनोड वाले का, हाँ ऑफ एनोड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कैथोड। आइए सवाल करते हैं, सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, सवाल में ही फंसता है बच्चा, थ्योरी वगैरह तो सब लोग जाते ही हैं पढ़ के। बोलता है कैलकुलेट द पीएच यूजिंग द फॉलोइंग सेल। तो बोलता है कैसा है, तो बोलता है प्लैटिनम है और यहाँ पे है H2/H प्लस, इसका है XM, और यहाँ पे है H प्लस 1M, और क्या दिया हुआ है, तो प्लैटिनम है H2। समझ गया होगा ना, इसका मतलब यही तरीका है लिखने का, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। बोलता है और एक चीज दिया हुआ है, बोलता है इफ ई ऑफ सेल कितना है 0.2364 V। अच्छा ध्यान रखना, पीएच पूछा है तो घबरा नहीं जाना है अपने को, क्या होता है पीएच का मतलब, माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, तो ये तो हमको दिख ही जाएगा, समझ ही जाएगा हमको कि कहाँ पे आने वाला है, तो ये आपको निकालना है। आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे, कैलकुलेट किया कितना आ रहा है आंसर, बता तो।
हम बोलेंगे आंसर क्या है पूछा था इसका? अच्छा देखो, पहले मैं बताऊं कि एनोड पे क्या हो रहा होगा चक्कर। तो हम बोलेंगे एनोड पे हाइड्रोजन गैस होगा और ये ना टूट रहा होगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा भाई, कैथोड पे क्या हो रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि H2 सॉरी H प्लस प्लस 2H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन होके क्या हो रहा होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे H2 गैस बन जा रहा होगा, बराबर। अब आपने क्या किया, अच्छा इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना ले ले, मान ले पहला वाले का C1 बोल लेते हैं, ठीक है। किसको बोलोगे C1? इसी को बोले थे लास्ट टाइम पे C1, देखेंगे हाँ वो तो हम। सर, एनोड को बोला था अपन ने। अच्छा चल ठीक है, वो तो अपन याद रख लेंगे, एनोड और कैथोड वाला काम है, ठीक है। हम बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास आ रहा है H2 प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस गिव्स ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस H2। अब ऐसे सिनेरियो में देखो एक चीज दिया हुआ था अपने को, क्या दिया हुआ था, तो बोलता है ये 1m है, ध्यान दीजिएगा ये 1m है, कहाँ पे है देखो, सेकंड वाला 1m दिया हुआ था, और ये नहीं पता आपको, ये बोलता है x है, ठीक है। तो प्रेशर वगैरह देखेंगे, प्रेशर पहले वाले का दिया है क्या, नहीं दिया है प्रेशर, है ना, नहीं प्रेशर दिया है बेटा, 1 atm था, और यहाँ का भी 1 ही atm था। तूने भी यही एज्यूम किया था क्या, बिना प्रेशर का ही सॉल्व कर लिया। Q2 कितना आ जाएगा बता तो, Q2 क्या बोलेंगे, Q2 इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट वाला पार्ट, मतलब x का स्क्वायर और तो नीचे आ बोलेंगे गया। सर x/m। हाँ तो प्रेशर वगैरह तो सेम सेम है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, चल मैं लिख के दिखा देता हूँ। कितना आ गया x स्क्वायर, n की वैल्यू आपको पता है 2 सर वो है। लिखने की जरूरत भी नहीं, 1 to 1 क्या लिखते? हाँ नहीं लिखना नहीं था, मैं ऐसे ही लिख के बता दिया कि देखो हमने कैलकुलेट किया है, n की वैल्यू कितनी है 2 है। तो अब आप ई ऑफ सेल बता सकते हो, ई ऑफ सेल का फॉर्मूला बताओगे, -0.0, माइनस वाला छोड़ दे तो क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और लॉग क्या आ गया, लॉग x स्क्वायर, सही है। अब आप बता दो यहाँ पे क्या होता है भाई बाकी चीजें। यहाँ पे आ गया, मिल पता था आपको? ई ऑफ सेल भी पता था ना, 0.23। मतलब ये कैलकुलेट किया जा सकता है, लॉग x स्क्वायर आपको सीधा सीधा मिल सकता है। तो यहाँ से मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि x जो है आप कैलकुलेट कर लेंगे। लॉग और एंटी लॉग की कहानी अगर मैं सुना दूंगा, समझा दूंगा। अच्छा यहाँ से सीधा सीधा ये देख, ये तो बेटा pH पूछा था ना आपने से, तो 2 2 कट गया, तो ये क्या हो गया देख, तो ये pH ही तो है, लॉग लॉग H प्लस है ये, बराबर है, माइनस में नहीं है, लेकिन हमको माइनस में चाहिए। माइनस कर देंगे, माइनस कर रहे एक काम कर ले, ये भी ले ले और यहाँ पे भी लिख ले माइनस, ठीक है। नाउ अभी कैलकुलेशन करो चलो, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा 0.091 एंड दिस इज इक्वल टू लॉग लॉग H प्लस, ठीक है, माइनस लॉग H प्लस, दिस इज pH कितना आ जाएगा एक बार चेक कर लेना। ये जो फॉर्मूला तुमने लिखा ना, ये फॉर्मूले में जब आप ऐसे करके पुट करते हो तो ये निगेटिव रहता है, ये 1/x स्क्वायर अगर लिखोगे ना तब यहाँ पे ऐसे होगा, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव पहले ही कट गया था, ठीक है, ये कट गया था, बाद में तुमने निगेटिव डाला, मतलब ये पॉजिटिव आना चाहिए, pH में निगेटिव थोड़ी होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। मिथांशु समझा कि कंफ्यूज हो गया कि सर माइनस प्लस क्या क्या क्या। देख बेटा अगर इसको देख के तुम लिख रहे हो, इसको देख के, सर पूरा कंफ्यूज हो गया सर। देख बताता हूँ, जब अगर तुम इसको देख के लिख रहे हो, ठीक है, तो अपना सिंपल फॉर्मूला लेके चलो, और अगर तुम फॉर्मूला याद करते हो तो फिर वो पूरा कॉन्सेप्ट याद रखती, एनोड ऊपर कैथोड नीचे ये और वो। मैं बोल रहा हूँ कि हम याद वाद कुछ नहीं रखेंगे, हम सीधा सीधा ये वैल्यूज पुट करेंगे। आपको नियम याद है क्या होता है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस समथिंग समथिंग समथिंग, वो पुट कर दे बस चुपचाप, ठीक है। हम बोल रहे हैं हमको याद नहीं रहता फॉर्मूला, हम काम वाला काम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पीएच की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, और पीएच की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव आना चाहिए था। अभी समझा कि अभी भी कंफ्यूज, फॉर्मूला, अभी नहीं फॉर्मूला याद ही मत रख, ठीक है। फॉर्मूला। हाँ अब जहाँ डायरेक्ट वाली बात होगी वहां पे देखना, हम तो बोलते हैं हमको नहीं याद आता, तो हम तो बार बार यही करते हैं। चलो आओ अगला सवाल देता हूँ, फिर से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, जिसमें दिया हुआ है कि प्लैटिनम कॉमा H2 कितना है 2 atm, और यहाँ पे है HCl H2, HCl क्या है, बफर है, H2 10 क्या है ये atm, क्या लिख दिया मैंने, H2 को ब्रैकेट में लिखना चाहिए, 10 atm
और Pt। ठीक है, ये HCl से घबराना नहीं, HCl कभी कभी ना बफर का नाम भी लिख देते हैं वो लोग, तो बफर का नाम लिख देते तो लिख देते, ठीक है। चलिए आइए, एनोड पे क्या हो रहा होगा, एनोड पे H2 से H में कन्वर्ट हो रहा होगा, ट्वाइस H प्लस प्लस Cl माइनस। कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे हो रहा होगा 2H वही प्लस, कैथोड पे अपना वो क्या रिडक्शन। बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देते हैं, क्लोरीन लिख दिया क्या मैंने क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये और ये क्या हो गया, कट गया, क्या आ गया यहाँ पे H2 प्लस 2H प्लस, हाँ, गिव्स ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस H2। अच्छा पहले देख एनोड वाला, एनोड पे H2 कितना था बेटा, 2 एटीएम, तो ये हो गया 2 एटीएम। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन वगैरह कुछ दिया था क्या, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन वगैरह नहीं दिया है क्या? अच्छा कॉन्सेंट्रेशन बोलता है बेटा सेम है, कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, सेम कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो मान लो ये x होगा, ये भी क्या होगा, x होगा, और ये वाला H2 कितना है, तो बोलता है ये 10 एटीएम, ये है 10 एटीएम, बराबर है ना, ये लिख रहे हैं, तो 10 एटीएम बराबर। आप बोलोगे सर Q की वैल्यू बता दीजिए, तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट साइड देखो, प्रोडक्ट साइड में ऊपर क्या है 10, नीचे क्या है 2, कितना आ गया 5, Q की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब आप फॉर्मूला बताओ, E ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ क्या लिखते हैं log Q, log Q मतलब log 5। हाँ जी, कैलकुलेट कर लो आपको आंसर, n की वैल्यू जो है सब तो लिख ही दिया था, चलो ठीक है, ठीक है बस हो गया, यही E ऑफ सेल यही है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गई? सर log 5 की वैल्यू क्या है सर? 0.7 होता है, log 5 की क्या होती है 0.7। रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल, ठीक है, ई ऑफ सेल बोलते हैं अपन, ई ऑफ सेल। चलो ये फॉर्मूला क्या है, तो बोलता है कि डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। हाँ आपने बताया था सर पहले यार उससे बस हाँ यही तो है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे डेल जी जो होता है वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे डेल जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या होता है बताओ, इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नहीं बताओगे? देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करता है, उसका मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, इन चीजों पे डिपेंड करता है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, जैसे जैसे डेंसिटी, अगर मैं 1 ग्लास दूध लूं या हम 1 बाल्टी दूध लें, भाई उसकी जो डेंसिटी होगी वो होगी, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? क्या बोलोगे सर 1 ग्लास है, हम टेस्टिंग के लिए ना एक एक इंजेक्शन से वैसे निकाल लिए और बोले कि इसका डेंसिटी चेक करेंगे, कर लीजिए, आपका ब्लड का डेंसिटी चेक किया जाता है तो क्या क्या शरीर का पूरा ब्लड निकाल लिया जाता है? नहीं, छोटा सा सैंपल लेके चेक करते हैं ना, और उसी जो उसकी डेंसिटी होती है वही बोल दी जाती है कि पूरे ब्लड की डेंसिटी थी, बराबर है? क्यों? क्योंकि डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड नहीं करता कि छोटा सा ले ज्यादा सा ले, ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डिपेंड करता है कि कितना उसका मास है, कितना तुमने लिया है। जैसे मैं बोलूं कि भाई कौन सा बोलेंगे, हाँ बोलेंगे वेट, वेट ऑफ ब्लड, बोलेंगे वेट ऑफ ब्लड जो है डिपेंड करता है कि भैया आप कितना लीटर दूध में उसका मतलब निकाले हो, खून निकाले हो। अगर आपने मान लो 1 बॉटल निकाला तो मान लो 5 किलो होता हो या 1 किलो होता होगा, ठीक है, 2 बॉटल निकालेंगे तो 2 किलो होगा, तो भैया क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ये जो ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डेल जी जो होता है ना वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ईएमएफ ऑफ जो सेल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? बोलेंगे कि भाई अगर आपने सेल बनाया है तो छोटा बनाओगे तो ईएमएफ उतना ही रहेगा लेकिन कम देर तक देगा, अगर आप ज्यादा ले लोगे तो ज्यादा देर तक वो बैटरी काम करती रहेगी, लेकिन वोल्टेज उतना ही देगी जितना छोटा वाला और बड़ा वाला। बात समझ में आ रही है? मान ले तुम बहुत बड़ा सा सेल लेके आए, ठीक है, जैसे गाड़ी में देखते हो ना, तो बड़ा सा सेल लेके आए, तो बोलेंगे ये बड़ा और एक छोटा वाला दोनों का वोल्ट सेम है, तो क्या दोनों का प्राइस सेम होता है, दिखता है आपको? नहीं, क्यों? वोल्टेज तो दोनों सेम देगा, एक ज्यादा देर तक देते रहेगा, एक कम देर तक देगा, ठीक है। चलिए आइए, तो हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड
ई ऑफ सेल। तो इसमें एक बात बताया कि डेल जी जो होता है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ईएमएफ जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगली बार में हमने बोला कि ईएमएफ will not follow the addition. EMF will not follow addition. क्या मतलब हुआ भाई? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि देखो मेरे पास 2 बॉटल खून है, एक का डेंसिटी है 5, एक का डेंसिटी है 4, तो बोलेंगे कि दोनों को मिला देंगे तो बोलोगे सर 5 और 4 9 हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, है ना। अच्छा, लेकिन अगर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता, जैसे मान लो वॉल्यूम, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे? तो बोलोगे सर थोड़ा सा निकालेंगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा होगा और ज्यादा निकालेंगे तो ज्यादा होगा। तो बोलेंगे दोनों को अगर मिला दो तो बोलेंगे ऐसा जुड़ जाएगा। जैसे 1 लीटर आपने लिया, दूसरे बॉटल में 2 लीटर है, दोनों को मिला दो तो 3 लीटर हो जाता है। तो ऐसी चीजें जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन लॉ फॉलो करती है, लेकिन जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन का नियम नहीं लागू होता है। ठीक है, क्यों बताया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के हिसाब से अपन देखते हैं। एक सवाल देता हूं, आइए क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन है कि हमने लिया है Fe2 प्लस एक्वस फॉर्म में, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिया और ये कन्वर्ट हो गया Fe सॉलिड में। यहाँ पे जो E नॉट ऑफ Fe2 प्लस है से लेके Fe सॉलिड इज इक्वल टू है -0.44 वोल्ट। एक और दिया हुआ है Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन अपने को देगा Fe सॉलिड, और यहाँ पे जो E नॉट ऑफ Fe3 प्लस से लेके Fe सॉलिड तक का जो खेल है, इसमें आपको मिल रहा है -0.36 वोल्ट। फिर हमने बोला कि भाई हमारे पास एक Fe3 है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन अगर रहा तो ये बन जाएगा Fe2 प्लस। ठीक है, सॉलिड लिख दिया मैंने, एक्वस है ना ये। तो यहाँ पे बोलता है कि ये कितना होगा, E नॉट ऑफ Fe3 प्लस से Fe2 प्लस कितना होगा, ये आपको बताना। कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, क्या बोला जाए बताओ। हम बोलेंगे कि अगर मैं ऐसे कर दूं कि Fe, हाँ जी, हम बोलेंगे देखो Fe यहाँ से Fe में बदल रहा होगा, Fe3 प्लस Fe में बदल रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा, पहले Fe3 प्लस बदल के हो रहा होगा Fe2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको दे दे तो फिर Fe2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर Fe सॉलिड बन जाएगा। इसका मतलब है कि Fe2 प्लस से लेके, मतलब ये वाला ये वाला लागू यहाँ पे हो रहा है, मतलब -0.44 होना चाहिए। और Fe3 से 2, देख 3 से 2 कहाँ गया, 3 से 2 आपसे पूछा था। अच्छा रुक जाए, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हो, Fe से लेके Fe3 प्लस से लेके Fe सॉलिड तक जा रहे हो, बराबर है, यही मतलब हुआ ना। तो ये हमको डायरेक्ट दिया हुआ है, ये वाला हमको दिया हुआ है कहाँ, 3 से डायरेक्ट सॉलिड कहाँ गया, 3 से डायरेक्ट सॉलिड कितना है -0.36। क्या आपको ये मिल सकता है, ये वाला, मान लो ये x है, तो बोलेंगे x प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू 0.36 माइनस में प्लस 0.44, कितना आता है आंसर, जो भी आता है, बट ध्यान रखिएगा ये तरीका गलत है। ध्यान रखिएगा, ऐसा हम लोग को मन में आता है लेकिन ये गलत है। अब बोलोगे क्यों सर, क्यों गलत हो गया, क्या दिक्कत है इसमें, ध्यान दो ना यहाँ पे क्या लिखा है। हम बोले थे इतना मजेदार तरीका था करना, नहीं मजेदार है और हम यूज भी करेंगे, इसीलिए पढ़ाया है मैंने ये बात। बेटा गलत इसलिए हो गया क्योंकि ध्यान दीजिएगा EMF इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉलो ही नहीं करती, ये गलती हो गई। हम बोले अब क्या करें भाई, तो हम बोलेंगे एक काम आप कर सकते हो, डेल जी जो है, ये डेल जी ये फॉलो करता है, तो इसके बारे में सोचो। हम बोलेंगे अच्छा ये चक्कर है, तो यहाँ का G1 बोल देते हैं, यहाँ पे G2 बोल देते हैं और यहाँ पे G3 बोल देते हैं। तो हम बोले अगर हमको G1 मिल जाए तो क्या हो जाएगा, मृत्यु से डर खत्म। तो G1 निकाल ले, ठीक है। G1 कैसे मिलेगा, तो हम बोलेंगे G3 मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे G3 का मतलब होता है माइनस NFE नॉट E3, हाँ E3 माइनस NFE ऑफ किसको क्या बोला था तुमने, चल इसको 2 बोल देते हैं ना, E2 बोल देते हैं।
2 का हाँ ये भी माइनस में है बेटा, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं बोलूँ NF कॉमन ले लें, ठीक है, ये प्लस में है, तो हम बोलेंगे E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा NF E1, यहाँ पे 3 माइनस 2 है ना, तो 2 लिख दे ऐसे, ठीक है। सो अभी आप सॉल्व कर लो, हमको लग रहा है ना कुछ गड़बड़ तो है। हाँ n हर जगह सेम थोड़ी है बेटा, n ना हर जगह जो तुमने सेम सेम ले लिया है वो थोड़ी सेम है, तो इसको भी N3 लिख देना। हाँ हाँ सर, एक जगह 1 है, एक जगह 2 है। हाँ हाँ वही वही वही, तो वो सब गड़बड़ नहीं करना है, n भी कॉमन नहीं ले सकते, तो एक काम करना है यहाँ N3 जाने दे, ठीक है, N3 नहीं, ये 2 है और ये 3 है, सिर्फ F ले लेते कॉमन। 2 और हाँ हाँ, ये सब गलती मत करना, ठीक है, ये सब बस आ गया। यहाँ से तुमको E1 मिल जाएगा, F कट कर सकते हो, F तो सेम रहता है, तो हम बोलेंगे बेटा यहाँ से E1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो हम बोलेंगे ये n भी हटा दे यहाँ से, तो हम बोलेंगे N2 E2 माइनस E3 N3 डिवाइडेड बाई N1। अब आप देख लो किसको मैंने 1 बोला है, किसको मैंने 2 बोला है, किसको 3 बोला है। ये पार्ट को, ये वाला पार्ट को मैं 1 बोलता हूँ, ठीक है, फिर इस पार्ट को मैं 2 बोलता हूँ, आप देख लेना वहां पे, और इसको मैं 3 बोलता हूँ, ठीक है। चलो बताओ किसको 1 बोला है, देख तो, पहला मैंने बोला 3 से लेके 2 तक वाला, 3 से बेटा N2 2 ये वाला 3 है, ये थर्ड वाला है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, हाँ Fe2 से सर, ये वाला बेटा, ये है 2 और ये है 1, ठीक है। अब आप देख लो सब चीज वैल्यू पुट करो, N2 2 है, N2 कितना है बेटा, N2 है 2, लिख दे 2 है, 2, और E2 कितना है, इसका E जो है वो कितना है, तो हम बोलेंगे माइनस 0.44 माइनस। 2.44। चलो ठीक है, कैलकुलेट करो जल्दी से, मुझे बताओ। सर 1.96 है। मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया है, बस अच्छा मैं देख लूँ क्या कैलकुलेट करके, मेरा ना लास्ट मैंने यहाँ पे लाके छोड़ दिया था, 3 इंटू माइनस 0.36 माइनस 2 सर आपने इंटू, वो वर्ड नंबरिंग वगैरह बराबर किए है ना? हाँ वो तो बराबर दिख रहा है मुझे, बराबर तो है। देख ले, माइनस माइनस का कुछ होगा शायद, ये माइनस में है इधर अपना, ठीक है, ये माइनस में है, तो देखो यहाँ पे माइनस मैंने छोड़ दिया, ये माइनस इधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये सब तो तुम करोगे ही ना, ठीक है, यहाँ पे जो भी है, तो देखो ना ये माइनस में था, ये तो यहाँ पे दिख ही रहा है मेरे आंसर में भी, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक तो, ओके देन, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब अगला जो अपन हेडिंग लिखेंगे ना वो है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ अ सेल, लिखिए थर्मोडायनेमिक्स ऑफ अ सेल। डायनेमिक्स ऑफ अ सेल, सेल का एक थर्मोडायनेमिक्स जो रूल है वो क्या होता है देखते हैं। बोलता है कि डेल जी इज इक्वल टू होता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे कि डेल जी इज इक्वल टू होता है डेल एच माइनस टी डेल एस, ये एक रूल होता है थर्मोडायनेमिक्स का। हमने बोला अच्छा ठीक है होता होगा, लेकिन ये कब होता है, तो हम बोलेंगे अगर इसको हम एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर अगर कांस्टेंट रखा जाए और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी टेम्परेचर, तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा डी डेल जी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी माइनस डी अपॉन डी टी टी डेल एस होगा, टी डेल एस। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि डेल जी अपॉन डेल टी जो होता है ना, डेल जी अपॉन डेल टी ये तो सही है, अच्छा डेल एस है यहाँ पे टी डेल एस अपॉन और डी टी अगर अपन डिफरेंशिएट कर ले, नहीं नहीं टी तो यहाँ पे क्या है टेम्परेचर, ये टी कैपिटल है टाइम नहीं है, डेल एच तो डिपेंड ही नहीं करता टेम्परेचर पे, मतलब ये तो कांस्टेंट, ये जीरो हो जाएगा, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं एज इट इज,
और इसका क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक बोलता है कि ये ना डेल एस बचेगा। कैसे? अच्छा डेल एस बचेगा तो बोलता है कि टी कांस्टेंट है। अच्छा एक बात होता, टी का डिफरेंशिएशन बराबर है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, डेल एस यहाँ पे टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा कि डी डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा जी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस विथ माइनस साइन। अब समझो, अब यहाँ बिल्कुल पे, सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, नया बात क्या हो गया, हमको ना इसको सेल से जोड़ना है। तो हम बोलेंगे डेल जी का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, क्या होता है बताइए तो, माइनस एन एफ ई, बराबर है। NFE सेल। हाँ, और यहाँ पे आ जाएगा हाँ डेल एस सेल टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि डेल एस इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो बोलेंगे एन एफ और डिफरेंशिएशन ऑफ ई ऑफ सेल। ये हो गया अपना बेटा क्या नियम। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम बोलते हैं कि ये जो है ना, ये डेल ई बाई, ये जो कहानी है ये वाला, इसको बोला जाता है एक नया नाम। क्या नाम बोला जाता है इसको? बोला जाता है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल। टेम्परेचर, सर ये डेलस वाला क्या करे, अभी डेलस क्या है? बताता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में ना एक होता है इंथैल्पी, एक होता है इंट्रोपी, ठीक है। और डेलस से हम लोग को क्या मिलता है, स्पॉन्टेनिटी। तो ये चक्कर है थर्मोडायनेमिक्स का। फिलहाल के लिए खाली जान ले, थर्मोडायनेमिक्स में तो फिर डिटेल में जान लोगे कि क्या क्या होता है, तो रिलेट कर लोगे, ठीक है। तो अब अगर हमको डेलस की वैल्यू मिल चुकी है तो क्या हम वापस जाके उसी फॉर्मूला में पुट करें? हमको पता है कि डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल जी इज इक्वल टू होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। डेलस माइनस टी डेल्टा है। हाँ, तो अब आप डेल्टा एस की वैल्यू वहां पे पुट कर दो, तो हम बोलेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, और यहाँ पे आ जाएगा एन एफ और डी डी अपॉन डी टी, ठीक है। ये आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं लिखना चाहूं कि डेल एच कितना होगा, तो आप बोलोगे डेल एच इज इक्वल टू हो जाएगा टी एन एफ, डेल एच की जगह पे बात करें ना, हाँ तो बोलेंगे डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस डेल्टा। इस तरीके से भी बोला जा सकता है। अच्छा मुझे बता, डेल्टा जी की जगह पे एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा था ना, क्या था वो, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, बराबर है, यही पढ़ा था ना। तो हाँ। क्या मैं ये डेल्टा जी के जगह पे फिर से वो बात लिखूं, टी एन एफ डी ई अपॉन डी टी प्लस, प्लस नहीं माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। यहां से क्या होगा ना कि हम अब कॉमन ले लेंगे कुछ चीजें। क्या कॉमन ले सकते हो? तो बोलेंगे एन एफ कॉमन ले सकते हैं, तो बोलेंगे टी डी ई अपॉन डी टी माइनस ई ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम बोलेंगे डेल एच होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अगर यहीं पे मैं बोलूं कि इफ डीई बाई डी टी इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा नेगेटिव हो जाए, ये वाला। अगर ये बेटा नेगेटिव हो जाए तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर फिर नेगेटिव ही रहेगा, मतलब डेल्टा एच भी नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे कि सेल रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, बोलेंगे सेल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सेल रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, मतलब टेम्परेचर इनसाइड द सेल विल इंक्रीज, टेम्परेचर इनसाइड द सेल विल इंक्रीज। होता है ऐसा, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बैटरी गर्म हो जाती है। और अगर हम बोलें कि भाई अगर हमको इफ डीई बाई डी टी पॉजिटिव रहे तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे अगर पॉजिटिव रहेगा तो देखो ये अगर पॉजिटिव हो गया तो चांसेस हैं कि क्या होगा कि पूरा का पूरा डेल एच भी पॉजिटिव हो जाए, चांसेस हैं। जरूरी नहीं, जैसे यही छोटा रहे, वैल्यू छोटा रहे और पॉजिटिव रहे, तो ये क्या करेगा, उसको नेगेटिव कर देगा। तो बताता हूँ यहाँ पे लिख के, हम बोलेंगे डेल एच यहाँ पे हो सकता है कि क्या हो जाए, पॉजिटिव भी हो जाए